हम गाल करेंगे किसकी, एंजाइम की। हमारी गाल ये है कि ये प्योर बायोलॉजी की टॉपिक है, जो फकीर का हाल है वो पेश करता हूँ। इतनी अच्छी नहीं है मेरी बायो, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी आपको समझ आ जाऊँ। वाकई में मेरी बायो सही नहीं है, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, कैसा उठाएं? मेरी बायो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बायो का हूँ नहीं, मैं तो केमिस्ट्री का हूँ, पर ये बायो है। एक 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 कह रहा है दुखी है, पढ़ाई तो होगी ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवान आपको पढ़ाई थी लास्ट टाइम? हाँ 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 हाँ, ये माना। तो भाई एंजाइम की इनहिबिशन की बात करते हैं। अब देखिए एंजाइम जो है एक अच्छा काम करती है, एंजाइम बहुत अच्छा काम करती है अगर उस पर रुकावट को एंजाइम लगा हुआ है, अगर उस पर रुकावट को फैक्टर लगा हुआ है, या एंजाइम एंटायरली प्रोटीन के वो खुद काम करती चली गई। अब कभी कभी ये होता है कि हमने कल सीखने की कोशिश की थी कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, वहाँ पे जाके सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैच होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद क्या बनती है, प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट होता है। अब कभी कभी ये होता है कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसकी जगह पे उससे मिलता जुलता डुप्लीकेट सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है। यानी अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो है एक और कंपोनेंट था, दूसरा कंपाउंड आके उस जगह पे लग जाता है। उसके लगने से क्या होगा कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो एंजाइम अपना कैटालिटिकल पावर शो नहीं कर सकता। तो इस एंजाइम की कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को या कैटालिटिकल पावर को रिड्यूस होने की एबिलिटी को हम कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिटर का काम होता है कि किसी चीज़ को कम करना या उसको क्या करना, उसकी जो पावर है उसको क्या करना, कम करना। तो इनहिबिटर दो किस्म के होते हैं, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और दूसरे इरिवर्सिबल। अब अगर एक्टिव साइट पे जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है या डुप्लीकेट जो सब्सटेंस है, अगर वो स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, एक्टिव साइट के अंदर जाके स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो वी नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब ओरिजिनल सबस्ट्रेट बिल्कुल जो है उस एक्टिव साइट पे नहीं आ सकेगा। तो इसको हम इरिवर्सिबल क्या कहेंगे, इनहिबिशन। यानी ये इनहिबिशन परमानेंट होगी, एंजाइम अपना काम नहीं कर सकते। और इनहिबिटर टेम्पररी लगा हो, परमानेंट हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, वो प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट नहीं बना। यानी एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती है, वो सिर्फ ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट बनाएगी। ये जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है ये अटैच जरूर होगा एंजाइम पे, पर वो प्रोडक्ट नहीं बना, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा, खाली उस पर अटैच होगा, सिर्फ रुकावट डालेगा। किसकी रुकावट डालेगा भाई, कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट को उसका रिएक्शन नहीं करवाने देगा, एंजाइम के कैटालिटिकल पावर को क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा या रिड्यूस। अब एक तो होगी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ठीक है, तो इरिवर्सिबल में हमने क्या बताया, इरिवर्सिबल में हमने ये बताया या ये सीखा या ये पढ़ा कि वो जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और परमानेंटली एक्टिव साइट को ओरिजिनल सबस्ट्रेट के लिए ब्लॉक कर देता है। अब रिवर्सिबल इनहिबिशन में फिर क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन में ये होता है कि आपका जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है वो वीक फोर्सेस से जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे या एक्टिव साइट के बाहर कहीं कहीं लगेगा, और आपकी जो एंजाइम का जो कैटालिटिकल पावर है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये दो किस्म होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो है वो रिवर्स नहीं हो सकेगी, यानी एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी उसकी एक्टिव साइट और वो कैटालिटिकल पावर शो नहीं कर सकेगी। रिवर्सिबल ये होता है कि वो वीक फोर्सेस से होती हैं, उसको सिंपली रिवर्ट करने का सिंपल तरीका जो बुक बताते हैं वो ये है कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट खुद ब खुद वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
क्योंकि उसकी वीक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है तो वो निकल जाएगा। फिर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के दो टाइप, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के दो टाइप, सॉरी रिवर्सिबल इनिबिशन के दो टाइप है, एक कॉम्पिटिटिव और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव में जैसे नाम से जाहिर है कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, डुप्लीकेट सबस्ट्रेट उसका कॉम्पिटिटिव यानी उस जैसा दिखता है, बिल्कुल उस टाइप का है, उस टाइप उस जैसी उसकी क्या है स्ट्रक्चर है, उस जैसे उसके लिंकेजेस हैं, उस टाइप की उसमें बॉन्डिंग है, तो वो जाके वो सब इसमें एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके अटैच होकर बैठ जाता है। तो जैसे ही वो बैठ जाएगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट वहाँ पे एंजाइम पे अटैच नहीं हो पाएगा। जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी क्या होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट की जगह पे, एक्टिव साइट की जगह किसी दूसरी साइट से क्या हो जाएगा, उससे चिपकेगा, और एक्टिव साइट में जो कि स्पेस होता है जहाँ पे आपके ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच होता है, उस स्पेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे हमने पढ़ा था कि लॉक मॉडल या इंड्यूसमेंट मॉडल, दोनों ये बता रहे थे कि एंजाइम में एक हॉलो स्पेस होता है, उसमें आपका जो सबस्ट्रेट है वो आपके क्या होता है, फिट हो जाता है, ठीक है, की है तो लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा इंड्यूसमेंट मॉडल है वो भी कहता है कि उस स्पेस में आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके उसमें फिट हो जाता है, एंजाइम अपना शेप चेंज कर लेता है। पर अगर एंजाइम का वो जो हॉलो शेप था जहाँ पे स्पेस था, अगर इनिबिटर वो शेप चेंज कर लेता है तो फिर सबस्ट्रेट उससे जुड़ नहीं पाएगा। जब सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे, इनिबिशन। और ये होगी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ कि जो आपका इनिबिटर है ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसा ही है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि उस जैसा नहीं है, वो एक्टिव साइट पे भी अटैच नहीं हो रहा, वो किसी दूसरी साइट पे अटैच होगा, पर उसका शेप क्या करेगा, चेंज करेगा। आइए इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो पहले न्यूक्लियस मेथड को देख लें। A substance which tends to decrease the activity of enzyme by binding itself with an enzyme is called an inhibitor। ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम की कैटालाइटिकल एक्टिविटी को डिक्रीज करे, कैसे, एंजाइम के साथ अटैच हो। अब अटैचमेंट के हमने दो टाइप पढ़े, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। फिर हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट पे लगेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव किसी दूसरी साइट पे लगेगा। The inhibitor never converted into product। inhibitor जो लगा हुआ है वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। It decreases the rate of reaction by blocking or changing the shape of activity। अब ब्लॉक कौन करेगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या करेगा, शेप चेंज करेगा। क्या करेगा, शेप चेंज करेगा, तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट उसमें ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये जो जहर होते हैं, पॉइजन जिसको हम कहते हैं, अब हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जहर वो चीज़ होती है जो जायके कड़वा, कड़वी चीज़ को जहर नहीं कहते। अ सब्सटेंस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, उसका रिवर्स इफेक्ट हो हमारी हेल्थ पे, उसको पॉइजन कहते हैं। तो ये जो साल्ट ऑफ हेवी मेटल्स होते हैं, ये जो साइनाइड पॉइजन होता है, ये क्या करता है कि इसमें इसका जो प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम का, उसको डैमेज करता है, ठीक है। उसकी एक्टिव साइट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, तो एंजाइम परमानेंटली क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। जब एंजाइम परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगी तो वो जिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कवर कर रही थी, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इनिबिशन, इरिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि इरिवर्सिबल में क्या होगा कि एंजाइम जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ वीक इंटरेक्शन बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इरिवर्सिबल जो इनिबिशन है कि इनिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड और फिजिकल बाइंड। या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एक्टिव साइट पे या फिजिकली बाइंड हो जाएंगे इस तरह से कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट आ नहीं पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा और कैटालाइटिकल पावर जो है एंजाइम का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्यूपाइंग एक्टिव साइट और बाय डिस्ट्रॉयिंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो दो तरीकों से ये काम करते हैं, या तो एक्टिव साइट पे आके चिपक जाएंगे, तो एक्टिव साइट पे जैसे ही डुप्लीकेट सबस्ट्रेट आएगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, इसी तरह से इनिबिशन होगी। या फिर ये कह रहा है कि प्रोटीन की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको ये डिस्टर्ब करेंगे और एंजाइम का कैटालाइटिकल पावर क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। रिवर्सिबल इनिबिशन में क्या होता है कि रिवर्सिबल इनिबिटर फॉर्म्स वीक लिंकेजेस विद एंजाइम
एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकता है, यानी ये इनहिबिटर क्या होगा, टेम्पररी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डिटैच हो सकता है, ये डिटैच होगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा। The effect of this inhibition can be neutralized or completely or partly, कि हम इस इनहिबिशन को जो रिवर्सिबल है या तो उसको पार्टली यानी किस हद तक कम कर सकते हैं, यानी एंजाइम का कैटालाइटिक पावर तो इसने कम किया, अब हम उसको वापस बढ़ा सकते हैं, या कंप्लीटली या पार्टली, यानी या पूरा का पूरा एंजाइम हम रिकवर कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा जो आपका इनहिबिटर है वो रिमूव हो जाएगा, या फिर उसका कुछ पोर्शन जो है क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा एंजाइम तक, और रिएक्शन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या चीजें, रिवर्सिबल इनहिबिशन के फिर दो टाइप है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या होती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फिर एक मौका देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि आपका जो सबस्ट्रेट है ये डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, ये डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट जो है वो इस जो स्पेस था जिसके पास एक्टिव साइट था उसमें इजीली क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसका एक जो एग्जांपल हमारे बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है पेपर वाले में, वो ये है, ये सक्सिनिक एसिड CH2 CH2 COO-, दिस इज व्हाट, सक्सिनिक एसिड। इसका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो है मेलोनिक एसिड। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ये देखें सक्सिनिक एसिड इसके मुकाबले में मेलोनिक एसिड थोड़ा छोटा है, तो इजीली एक्टिव साइट में क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, मेलोनिक एसिड डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है। तो जितनी साइज छोटी होगी उतना एक्टिव साइट में इजीली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। पर क्योंकि ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है, ये तो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगा, तो जितनी एंजाइम में मेलोनिक एसिड ऐड होगा तो वो एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, वो सक्सिनिक एसिड को ऐड नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं किसके, डुप्लीकेट सबस्ट्रेट। तो ये आके इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है इसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट यहीं पे रहा, ठीक है, ऐड नहीं हो सका, इस वजह से क्या होगा कि रेट जो है वो या तो स्लो हो जाएगा या रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अगर सारी की सारी एंजाइम में मेलोनिक एसिड आ गया है तो रिएक्शन हो गई नहीं, यानी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर जो है थोड़ा थोड़ा मेलोनिक एसिड थोड़ा थोड़ा आपका वो है तो फिर इजीली कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, पर उतनी रफ्तार से नहीं होगा जितनी रफ्तार से कि मेलोनिक एसिड ना होता। तो मेलोनिक एसिड ने क्या किया कि कुछ एंजाइम्स को अपने कब्जे में ले लिया, तो वो एंजाइम कैटालाइटिक पावर शो नहीं कर पाए। नॉर्मली हमारे पास 100 मोल थे एंजाइम के, 100 मोल थे सक्सिनिक एसिड के, तो रेट क्या होगा, तेज होगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब अगर 50 एंजाइम पे मेलोनिक एसिड लगा हुआ है, 50 एंजाइम पे सक्सिनिक एसिड लगा हुआ है, तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और वो कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मेलोनिक एसिड एंजाइम पे सक्सिनिक एसिड ऐड नहीं होता है, यानी मेलोनिक एसिड छोटी साइज होने की वजह से ये उधर जाके इजीली फिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जब तक इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक सक्सिनिक एसिड उसमें ऐड नहीं हो पाएगा। तो ये हो गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमेशा एक्टिव साइट पे लगता है, एक्टिव साइट पे लगता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, एंजाइम का शेप ये था, ठीक है, ये वाला शेप था, तो उसने क्या किया कि जैसे ये ग्रुप इधर लगा तो इसने प्रेशर दिया और ये शेप सीधा हो गया। अदरवाइज ये शेप क्या था, ये शेप इस तरह से ओपन था, यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट में लगना था। अब क्या हो गया कि ये शेप जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। जैसे ये शेप स्ट्रेट हो गया, अब इस आपके ओरिजिनल सबस्ट्रेट के इंसर्ट होने की जगह ही नहीं, एक्टिव साइट क्या हो गई, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सबस्ट्रेट जो है आपका डुप्लीकेट सबस्ट्रेट वो ओरिजिनल जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे नहीं दूसरी साइड पे अटैच होगा, पर क्या करेगा, एक्टिव साइट के शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो इस पे अटैच नहीं हो पाएगा, एक्टिव साइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, या उसका शेप इस तरह से चेंज कर देगा कि आपका ये जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट इस पे अटैच नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी जी बिल्कुल, चलिए भाई इसको हम सेव करते हैं और बदली हाजिर।
शब्दों में वही लिखा हुआ है। चलिए हम वापस आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। पहले बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया। हमने कल इनके कॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ा था एंजाइम का। उसमें यह था कि जो भी सबस्ट्रेट है उसके नाम के पीछे अगर हम सफिक्स एज लगाएंगे तो एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक आईपेक सिस्टम पढ़ा, उसमें यह था कि हम एज सबस्ट्रेट के नाम में नहीं, सबस्ट्रेट का नाम लिख के उस पर रिएक्शन कौन सा हो रहा है उस रिएक्शन के नाम में एज लगा है, ठीक है। अब एंजाइम्स के कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंजाइम्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB इन्होंने जो है एंजाइम को 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई करके दिया। कितने में? 6 में। उसमें पहला टाइप जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, यानी ऐसी एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन पर काम करे। ऐसी एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे काम करे तो हम उसको कौन सी एंजाइम कहेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो क्या होगा, ठीक है, होगा क्या, समझा, अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो फिर ये होगा कंसंट्रेशन बढ़ाने से कि आपकी जो डुप्लीकेट सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसके निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। या अगर कोई आपका एंजाइम जो है वो रिजर्व पड़े हुए, यानी कुछ ऐसे थे जिसपे आपका डुप्लीकेट सबस्ट्रेट ऐड हो गया, कुछ ऐसे हैं जो अभी एम्प्टी हैं, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के ज्यादा चांसेस होंगे, इस वजह से रेट इंप्रूव हो जाएगा। अब पहला जो टाइप है वो है इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है इससे एल्डिहाइड में। तो इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजन। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन हुआ, एक ऑक्सीजन से, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन जाएगा? डबल। राइट, क्या गया ये, तो हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड जो है मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये कौन सी टाइप थी? कौन सी टाइप? ऑक्सीडेशन। किस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करेगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स। अब ये एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगी कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाए। यानी नॉर्मली जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, एक ग्रुप की जगह पे दूसरा ग्रुप है, यानी ग्रुप ट्रांसफर हो जाए, इसकी जगह पे क्या है? दूसरा ग्रुप। तो जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रही है। यहाँ पे देखें एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्निटीन। कार्निटीन क्या कर रहा है कि इसको एसिटाइल कोएंजाइम को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनी? कोएंजाइम निकल गया, एसिटाइल कार्निटीन बन गया। यानी क्या हुआ कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर किया या क्या किया? डिस्प्लेस किया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है, ये भाई पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 कार्बन। अब 6 कार्बन का जो OH ग्रुप है, अगर हम इसको ATP से रिएक्ट कराएंगे, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ATP कन्वर्ट हो गया ADP, ठीक है। तो ATP में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप जो निकला है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे एक जो फास्फेट ग्रुप, फास्फोरिक एसिड ग्रुप निकला है, वो यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा इंस्टेड ऑफ OH ग्रुप। तो हमें क्या मिला? हमें मिला ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी यहाँ पे जो OH था वो रिप्लेस हो गया किसके साथ? फास्फेट ग्रुप के साथ। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि OH ग्रुप जो है उसको फास्फेट ग्रुप ने क्या किया है? ट्रांसफर किया है। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शंस होंगे जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करता है, किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? ट्रांसफर। किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? अरे भाई दूसरा देखते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम किस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगी? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस को। तो भाई अगर आपके पास पॉलीसेकेराइड है तो उनको आप हाइड्रोलाइज करोगे। अमाइलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो अमाइलोज को जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करोगे, ठीक है, तो अमाइलोज आपको क्या देगा? ग्लूकोज देगा। अमाइलोज क्या देगा? ग्लूकोज।
तो जब हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे थे तो दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं, एक वाटर क्या होता है निकल जाता है, वही वाटर दोबारा ऐड करेंगे तो दो मोनोसेक्राइड बनते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन और एक OH यानी वाटर ऐड करना है, तो OH आप इधर ऐड कर लें, H आप इधर ऐड कर लें, तो ये वन का बनेगा क्या? बना ये कि आपका ये जो OH है, ठीक है, कौन सा ये वाला, ये OH हो गया, यानी इधर क्या था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में ये था, और ये क्या हो गया, ये जो ग्लूकोज है ये जब बॉन्ड टूटा यहाँ से तो ये OH बन गया ये वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन के साथ क्या लगा, H लगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट के आपको मोनोसेक्राइड यूनिट देगा। और द सेम रीजन अगर आपके पास पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड में क्या कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना था अगर आपको याद है, तो ये ग्लाइसिन है माइनस NH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, यहाँ से OH निकला था, ये दूसरा गिलास है। अब आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, करें भले शौक से वाटर ऐड करें, तो जब वाटर ऐड करेंगे तो एक चीज का ख्याल रखें कि OH जो है वो कहाँ से रिप्लेस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड से, इधर लगाएं, H कहाँ से रिप्लेस हुआ था, नाइट्रोजन से, इधर लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा OH, तो दोनों क्या हो गए, वापस हो गए, ये बात टूट जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हैं जिनमें वाटर ब्रेक होके ऐड होगा, यानी पहले कंडेंसेशन हुई थी, वाटर रिमूव हो गया था, वापस अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वो अमीनो एसिड आपको वापस मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में आपको जो मोनोसेक्राइड है वापस मिल जाएंगे, अगर आपके पास लिपिड है तो आपको फैटी एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इसको आगे बढ़ाते हैं, नंबर 4 कैटेगरी पे आते हैं। नंबर 4 कैटेगरी जो है वो है आपकी लाइएज एंजाइम। अब लाइएज एंजाइम क्या होती है कि अगर रिएक्शन में डबल बॉन्ड पे कोई ग्रुप आके ऐड होते हैं या एडिशन होती है, लिखे तो जब अंदर अगर दो ग्रुप डबल बॉन्ड पे ऐड होते हैं या दो ग्रुप रिमूव होकर डबल बॉन्ड बनाते हैं, या सिंपली एक छोटा सा ग्रुप जो है बड़े मॉलिक्यूल से निकल जाता है, तो ऐसे जो भी रिएक्शंस होंगे जिसमें कोई ग्रुप ऐड हो, कोई ग्रुप रिमूव हो, या छोटा सा कोई पार्ट अलहदा हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइएज एंजाइम, यानी इन टाइप के रिएक्शन पे लाइएज एंजाइम काम करेगी। तो दीज एंजाइम्स कैटलाइज एडिशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ डबल बॉन्ड और वाइस वर्सा, यानी डबल बॉन्ड पे ग्रुप ऐड हो या ग्रुप रिमूव होकर डबल बॉन्ड बनाए, या फिर छोटा सा ग्रुप ऐसे ही रिमूव हो जाए। तो दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं हमने। पहला एग्जांपल है थिरोनिन। थिरोनिन से क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये बॉन्ड टूटा। अब क्या हो रहा है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, नीचे क्या CH3 ऐसे कर दिया, क्या बना, ऐसे कर दिया, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला इधर लगा तो ये क्या हो गया, CH2, तो ये वाला कार्बन CH2, इसके साथ क्या लगा हुआ है, NH3, और इस CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, CO, यानी ये बन गया ग्लाइसिन, अमीनो एसिड। तो ये जो थिरोनिन था ये भी अमीनो एसिड था। थिरोनिन से क्या हुआ कि एसिटाल्डिहाइड ग्रुप यानी छोटा सा ग्रुप निकल गया, किस टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज करेगी, या ग्रुप ऐड हो या ग्रुप रिमूव हो, या डबल बॉन्ड में एडिशन हो या ग्रुप रिमूव हो डबल बॉन्ड बने, इन सब रिएक्शन पे ये काम करेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ से निकल गया और आपका एक जो बड़ा अमीनो एसिड था थिरोनिन, वो ग्लाइसिन एक बेसिक छोटे से छोटा अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, उसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। नीचे आए, ये क्या चीज है, एसीटो एसीटेट, ठीक है। एसीटोन एसीटेट जो है, इसमें क्या हो रहा है कि एसीटेट डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। भाई ये आपका है एसीटोन एसीटेट। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा, अगर आप देख सकें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड,
यहाँ पे क्या बच गया? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन CH2 में आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? CH3। इधर क्या है? CH3। तो बना क्या? एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो क्योंकि ग्रुप निकला है, अब ग्रुप ऐड हो, ग्रुप निकल जाए, या ग्रुप जो है रिमूव होकर डबल बॉन्ड बना है, तो इस कैटेगरी में आएगा, लाइएज में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? लाइएज में आएगा। ग्लाइसिन और एसीटोन, ये अमीनो एसिड है, एसिटाल्डिहाइड, ये सिंपल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एसिटाल्डिहाइड इट इज नॉट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होना चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ना एसिड है ना वो है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। 5वीं नंबर एंजाइम है आपकी ट्रांसफरेज, जो क्या करे, एक आइसोमेरेज है, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। तो आइसोमर अगर हमारे पास L है तो D हो जाएगा, D है तो L हो जाएगा। अगर अमीनो ग्रुप जो है लेफ्ट पे है तो ये L होगा, अमीनो ग्रुप राइट पे तो ये D होगा, ठीक है। कौन सी एंजाइम करके देगी? एलेनिन रेसिमेज। रेसिमेज क्या होता है? एनेंटियोमर का मिक्सचर होता है। तो अगर ये D है, L है, L किस में कन्वर्ट होगा? D में। अगर D है तो किस में होगा? L में। तो हमें क्या मिलेगा? एनेंटियोमर का मिक्सचर मिलेगा, एनेंटियोमर्स। और ये एंजाइम क्या करेगी कि एक आइसोमर को, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर था, L था, लिवोरोटेटरी था, माइनस था, इसको इसने किस में कन्वर्ट करके दिया? किस में कन्वर्ट कर दिया? डेक्सट्रोज। दूसरा एग्जांपल क्या है कि एडीपी ग्लूकोज टू एडीपी गैलेक्टोज। अब ये एपीमेरेज इधर नहीं आएगा, एपीमेरेज एंजाइम है, एडीपी ग्लूकोज एंजाइम, एपीमेरेज। अब ये एपीमर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। व्हाट इज एपीमर? देखिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज H CH2, इधर एटीपी लगा दें तो एटीपी ग्लूकोज, ये एटीपी एटीपी है, बेटा एटीपी, एटीपी ग्लूकोज। उसके बाद सेकंड कार्बन का OH डाउन होगा, थर्ड का OH अप होगा, फोर्थ का OH डाउन होगा। ये है आपका एटीपी ग्लूकोज। यहाँ पे एंजाइम जो काम कर रही है वो एडीपी ग्लूकोज एपीमेरेज। एपीमेरेज, एपीमर क्या होता है? एपीमर ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे आइसोमर होते हैं जो सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क रखते हैं। तो अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में देखेंगे तो चौथे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चौथा कार्बन है ऑक्सीजन, OH H OH डाउन H OH अप H। यहाँ पे देखिए फोर्थ कार्बन जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो फोर्थ कार्बन है इसका OH डाउन है, यानी अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी तो ये डाउन यानी राइट साइड पे होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज में लेफ्ट पे हो जाएगा, यानी अप हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन, ये आपका क्या हो गया? CH2, उसके बाद ADP लगा दे, ठीक है। ये आपका हो गया ADP गैलेक्टोज, ADP गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों क्या है? दोनों आइसोमर्स, दोनों क्या है? और एपीमर्स किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क हो। तो फोर्थ कार्बन जो है वो एपल ऑफ डिस्कार्ड है, तो फोर्थ कार्बन का OH डाउन था, फोर्थ कार्बन का OH क्या हो गया? अप हो। ये फर्क है सिर्फ दोनों में। तो इनको क्या कहते हैं? एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? और आइसोमर्स which differ in configuration of one carbon, differ in configuration of one carbon। सिर्फ एक ही कार्बन है जो फोर्थ कार्बन है, बाकी हर चीज वही है ग्लूकोज वाली। सिर्फ क्या है कि OH की जो पोजीशन है उसका फर्क है, इस वजह से लिखना होगा। चलिए इसको सेव करते हैं। लास्ट जो टाइप है वो है आपकी लाइगेज एंजाइम।
तो जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे, पहले हमने देखा कि ऐसी एंजाइम जिसमें दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं डबल बॉन्ड पे, दो ग्रुप जो हैं रिमूव हो रहे हैं, एक ग्रुप छोटा सा ग्रुप निकल जा रहा है या उनके जाने से डबल बॉन्ड बन रहा है, तो वो थी आपकी लाइगेज एंजाइम। लाइगेज उससे मिलती जुलती है, सॉरी लाइगेज वो लाइगेज थी, लाइगेज उससे मिलती जुलती है, थोड़ा फर्क है। यहाँ पे क्या होगी कि कंडेंसेशन है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ कि पायरुवेट एसिड जो है उससे लिया गया हाइड्रोजन बना दे पायरुवेट एसिड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कुछ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं, उसमें एटीपी होता है, एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एटीपी में, और फास्फेट ग्रुप में क्या देगा, एनर्जी देगा। वो एनर्जी जो है इसकी कार्बोनेशन में काम आएगी। पहले जो रिएक्शन किया था हमने डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था, इसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इन होगा। कहाँ इन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे, ये CH2, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इन होगा, ये हो गया कार्बोनेट, यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला एक्स्ट्रा वो ये साइड में निकल गया, ठीक है, और CH3 जो था वो CH2 बन गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आके लग गया, ठीक है। एटीपी आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, एडीपी और फास्फेट ग्रुप में, यानी एक फास्फेट निकल गया। और यहाँ से इस रिएक्शन में होता क्या है, एंजाइम क्या करती है, तो दीस एंजाइम रिएक्शंस कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज एटीपी। तो एटीपी टूटेगा, टूट के एटीपी में कन्वर्ट होगा, फास्फेट ग्रुप अलग होगा, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी काम आएगी इस रिएक्शन को क्या करने में, आगे बढ़ाने। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये पायरुवेट एसिड COO माइनस C डबल बॉन्ड O CH2, इसको मैं थोड़ा अलग करता हूँ, इसमें हमने जोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद का एटीपी, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आके इन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है, थोड़ा एनईपी को समझने की कोशिश करना। COO माइनस उसी वैसा का वैसा, C डबल बॉन्ड O वैसा का वैसा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला है, H प्लस है, तो नेगेटिव चार्ज किसके आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल था, तो ये जो कार्बोनेट ये आपका इस पे कौन सी चार्ज आ रही है, कहाँ से आई, हाइड्रोजन, कहाँ से आई, हाइड्रोजन, ठीक है। साइड में क्या बना, एटीपी और इससे फास्फेट ग्रुप क्या हो गया, निकल। तो ये आपकी जो एंजाइम है, ये कौन सी एंजाइम है, लाइगेज, कौन सी एंजाइम है, लाइगेज। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा होगा, तो मंडे से हम गिनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है मैडम। चलिए अभी आप खेल सकते हैं।